स्वागत है आपका एक बार फिर। 2024 की तैयारी और कौन किस पर भारी, यह आज हमारा सवाल है। कल पटना में 15 पार्टियों की 2.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, लेकिन मोदी के खिलाफ कौन है, क्या कर रहा है, अभी ये साफ नहीं है। लालू यादव कह रहे थे, बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी दूल्हा बन जाएं, हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं। अब शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल की इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर बयान दिया। लालू यादव के बयान पर भी जबरदस्त चुटकी ली, आप जरा सुनिए। अच्छा, विपक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है, इसका ठिकाने नहीं है। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेंढक, सांप, बंदर कौन है इसका आप अंदाजा लगाते रहिए, लेकिन दूसरी तरफ से भी बयान आया। उद्धव ठाकरे का आज एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया। उद्धव ठाकरे पर सवाल हुआ था कि वो उस बैठक के अंदर क्यों महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए थे। बीजेपी ने सवाल उठाया तो पहले तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, और उसके बाद बात होते होते शैतान तक पहुंच गई। देखिए। आणि माझ्यावरती जर का तुम्ही महबूबा मुफ्ती बाजूला बसला म्हणून बोंबलत असाल तर मला देवेंद्र फडणवीसांना सांगायचं की असे सगळे फोटो माझ्याकडे पण आहेत। मग पंतप्रधान तुमचे नरेंद्र मोदी तुमचे नेते आहेत की नाहीत? हे बघा, सावरकरांच्या साक्षीने अमित शाह तुमचे नेते आहेत की नाही? अमित शाह तुमचे नेते आहेत की नाही? त्याच्यानंतर हे अजून फोटो आहेत बघा, असे छान बसलेले। हे नवाज शरीफ, मग हे तुमचे नेते, तुम्ही सांगताय हे जे काय करतात, बरं हे बाकी बरंच आहे, मी माझ्याकडे अल्बमच ठेवलेलं आहे यांचं सगळं मुस्लिम प्रेम। हे मिठ्या काय मारतायत, टोप्या काय घालतायत, सगळं काय करतायत, आणि केवळ मी महबूबा मुफ्तींच्या बाजूला बसलो म्हणून तुम्ही माझ्यावरती टीका करता। मी मुद्दामून बसलो, परत एकदा सांगतो, मुद्दामून बसलो। पण हे तुमच्या नेत्यांनी केलेलं आहे, मग त्यांनी केलं, मग आम्ही केलं, पण आज संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हुकुमशाह म्हणून उभे राहत आहात। सैतानाचे एक रूप आमच्या समोर असताना या सैतानाला पहिला आम्हाला गाडावाच लागेल, खत्म करावाच लागेल। वो कह रहे हैं तानाशाही की शक्ल में हमारे सामने शैतान खड़ा है और शैतान को गाड़ना है। वो किसको शैतान कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। शिवराज जी की पर बात करूंगा, पहले तो शैतान कहा जा रहा है जिसको गाड़ना है। देखिए, आज जिस तरह के हालात हैं उनको इस तरह का बौखलाहटपन होगा, इसलिए कि सत्ता में बैठे थे, सोच रहे थे 5 साल रहेंगे, उन्हीं के लोग जो उनके साथ, जिनके साथ वो ज्यादती करते थे, उन्होंने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। तो इस तरह की बात उनको सुनने में उनसे आएगी। ये मतलब स्वाभाविक है कि सत्ता से बाहर हुए, इसलिए उनका जो रोना धोना इस तरह से होगा। हकीकत तो ये भी कि वो भी समझते हैं कि महाराष्ट्र में उनकी कोई अब जो एक जो रेलेवेंस होती थी, वो रेलेवेंस ख़त्म हो गई है। महाराष्ट्र में उनकी रेलेवेंस को जो शिंदे जी ने ख़त्म कर दिया है। अब वो चाहे वो पवार साहब के कंधे में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के कंधे में बैठे, अब कांग्रेस पार्टी के कंधे पे जो भी बैठा है वो डूबा ही है, इसलिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ऐसा कहावत कांग्रेस के बारे में है। आप देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी बैठी थी वो हार गई। आप देखिए, जिस जगह भी गए कांग्रेस पार्टी के साथ किसी ने अलायंस किया वो हार गए। इसीलिए 24 का जो जितना भी नाटक ये सब कह रहे हैं, हम कहा था ना कि जो अपोजिशन यूनिटी ने ये फॉर्मेलिटी है, सब बिखर जाएंगे थोड़े दिन के बाद। और जो अभी शिवराज जी कह रहे थे मेंढक वाली बात, तो आप सभी लोग जानते हैं कुएं में मेंढक के एक चढ़े ऊपर दूसरा मेंढक ही खींच देता है। तो ये सारे लोग जो है एक दूसरे को खींचातानी चल रही है, नूरा खुश्ता चल रही है। अभी इनको परेशानी ये है कि ये इस तरह के जितना हमको गाली देंगे उससे वहाँ पर जनता के साथ और हमारा विश्वास उनका बढ़ेगा हमारे प्रति। और ख़ासकर मैं बोलना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी को
कि उद्धव ठाकरे जी, आप जितनी भी गालियां देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को दीजिए, गृह मंत्री जी को दीजिए, सत्ता के भूख में आप भूल गए थे कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। आप हमारे कंधे पे रह के जीते, अकेले तो आप जीत नहीं सकते। चलिए वो बात भी हो गई, अब तो लेकिन चुनाव में सब क्या हो जाएगा अब जो है साहब। ये गालियां देके शैतान कहना गाली है, सांप बिच्छू बंदर कहना ये ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा जीव जंतु जो है अपने आप को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। उन्होंने कहा अगर मतलब बाढ़ आ रही है तो अपने आप को बचाना है। ये जो मोदी जी की आंधी है उससे बचने के लिए सारे जो अपोजिशन जो है पार्टी एक साथ आ रही है, लेकिन इनको आपस में बिखराव हम नहीं करेंगे। पंकज जी का कमेंट नहीं करेंगे, ये बिखराव जो है वो अपने आप ही खुद करेंगे। नरेंद्र मोदी की बाढ़ है लोकप्रियता की, जिसकी वजह से आप सब लोगों को पेड़ पर चढ़ जाना पड़ रहा है। भाई उस बाढ़ का एक अभी हमने नमूना कर्नाटक में देख लिया है। बहुत अच्छी बाढ़ थी, बजरंगबली को भी दांव पर लगा दिया था। हमने देखा क्या किया कर्नाटक के लोगों ने, और पूरे आप देश में देख लीजिए, उसके पहले हिमाचल देख लीजिए। जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, ज्यादातर राज्यों में पिछले 19 से लेकर अभी तक ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये फैक्ट है। इसलिए ये मत बताइए कि बाढ़ किसकी आई है, नहीं है। हाँ, हम एक बात मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र इस समय खतरे में है, और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उस लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लेकर चल रही है, आरएसएस जिन नीतियों को लेकर चल रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र को शुरू से उसके खिलाफ था। आज से नहीं। जब वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, भारत में लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, संविधान का विरोध कर रहे थे, तिरंगा का विरोध कर रहे थे, तब से लेकर आज तक कभी उन्हें भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान जो सबको बराबर मानता है, जो सबको अधिकार देता है कि आप आजादी से रहिए, वो इनको बर्दाश्त नहीं था। और आज वो उस लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से निश्चित अच्छा, ये बात जो आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा इंडिया ही नहीं रहेगा, उन्होंने कहा चुनाव ही नहीं होगा, अगर ये इलेक्शन हार गए तो इसमें मोदी जी दोबारा आ गए तो, ये आप लोग गंभीरता से कहते हैं? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। मैं आपसे, देखिए, दो चीज होती है, एक होता है लोकतंत्र का आवरण, एक होती है लोकतंत्र की आत्मा। पहली बार हुआ कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और ये उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और हम आज इसलिए बोलने निकले हैं कि 20 साल बाद जब सवाल होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है। ये 4 जज सुप्रीम कोर्ट के निकले हैं। संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, तमाम संस्थाएं, आप चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो दूसरे तमाम जितने वो अच्छा, चलिए ठीक, उनका जो अधिकार, आप कह रहा हूं लोकतंत्र के आवरण में इस वक्त रह रहे हैं। आप लोकतंत्र के आवरण, चुनाव होना केवल लोकतंत्र नहीं। सर ठीक है, आपकी बात आ गई। जरा श्याम सरन जी हम पार्टी से हमारे साथ हैं। श्याम सरन साहब, इतना पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, बिहार में ही बैठक हो रही थी, और आप उसी बिहार से आने वाली पार्टी उस एकता में साथ नहीं है, आप मोदी जी के साथ आ गए, तो कोई तो वजह होगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपसे शिकायत है। हाँ, नहीं मैं पहले डिबेट में आपने हमको भाग वैसे ही नहीं लेने दिया, जैसे नीतीश कुमार जी हमसे हड़क गए और वो हमको भाग नहीं लेने दिए महागठबंधन के बैठक में। तो ये मेरी शिकायत है कि जब राष्ट्रीय मुद्दे हैं तब भी हम लोग कुछ बोल सकते हैं। जायज है। तो हम पंकज जी से माफी चाह करके 2 बातों का जवाब हम देंगे। हम यही चाहेंगे कि ये प्रत्युत्तर न दे, ताकि आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दें। ये बड़े सवाल तो जवाब नहीं दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि अपनी बात में पूरी करें। हाँ, उसके बाद दे लेंगे। इन्होंने कहा कि हमने देश का भूगोल बदला। सत्य बात है कि 1947 में भी देश का भूगोल इन्होंने बदला, उसकी चर्चा ये नहीं करते। 1971 में किस परिस्थिति में देश का भूगोल इन्होंने, देश का भूगोल, पाकिस्तान का भूगोल इन्होंने बदला था, इसको ये कह देते हैं कि देश का ही भूगोल हमने बदला। कहते तो ये इनकी मतलब मजबूती का प्रमाण था। और दूसरा, जो जफर इस्लाम साहब पर ये कूद पड़े, हर बात में कांग्रेस पार्टी नेहरू और इंदिरा तक खत्म हो जाती है, इंदिरा के बाद तो कांग्रेस रही नहीं, ये भी इनकी बातों से पता चलता है। नहीं तो फिर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनको किस तरह से देहाती औरत से पूरे विश्व पटल पर पुकारते थे, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी, और आज पाकिस्तान की घिघी किस तरह से बंधी हुई है, ये प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी की ताकत और हिंदुस्तान की ताकत कितनी बड़ी है। एक बात। दूसरी बात कि जिस पटना की धरती पर कल महागठबंधन अब मिश्रा साहब प्लीज आप लोगों ने बोल 40 मिनट उन्होंने सुना, मुझे बोलने दें। से मिलने जो गए थे, जनता दल यूनाइटेड वालों के साथ देखिए, बोलने नहीं देंगे, इसका जवाब दे दीजिए। ये नीतीश कुमार जी के लोग बोलने ही नहीं देते हम लोगों को। दलित को इतना दबा कर रखेंगे, मुख्यमंत्री बनाया साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जब भी दलित राजनीति सर उठाएगी, छोड़कर बनाया था, जब भी दलित कुर्सी ले भी तो ली थी वापस, फिर अपनी अब
अरे सुनिए, परिस्थिति होती है राजनीतिक, बनाया ना, सम्मान दिया, हमेशा दिया। अब देखिए बोलने ही नहीं देंगे। चलिए, अच्छा, ये जवाब पूरा अपनी हो, पारी जवाब में भी पूरा हो। बोलेंगे या हमारी पारी में भी बोलेंगे। सरन साहब बोलिए। ये ऐसे ही हमको रखना चाहते थे कि खामोश रहो, हम सब अरे कुछ बोलिए करेंगे। भाई, बोलिए। देखिए, इनकी बात बता देता हूं। तारीखे दीवार पर उसी का नाम बड़ा होता है, उसी का नाम जड़ा होता है जिसका आगाज नहीं अंजाम बड़ा होता है। हम लोग नीतीश कुमार जी को किस नाम पर लाए थे? अब ये हमको ले आए, वहां पर हम नहीं आना चाहते थे। नीतीश कुमार जी का उद्भव जो हुआ था बिहार की राजनीति में, वो हुआ था लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज के खिलाफ। आज कहाँ है ये सब ज्ञान? ये पिछले आप हफ्ता देखिए, आया क्या आप देखिए। आपको? नहीं नहीं, हमको बहुत आप तो समय से था, शामिल रहे। 15 हमको सेकंड बहुत दीजिए समय जरा से बात ज्ञान बस- था। हमारी पार्टी का जब जन्मोदय श्याम जी, हुआ उस समय से हमारा क्या शॉर्ट पे ज्ञान आप 15 सेकंड में बात खत्म कीजिए। बस उसी का जवाब दे रहा हूं। आज अब बहुत सारे सवालों के लोग डिलेट बात, करते हैं, आगे जानबूझ के करते हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जेपी की धरती पर किसका गुणगान किया जा रहा था और किस गांधी जी के 7 वचनों को नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी प्रशासनिक भवनों पर शिलापट लगवाया है। उसमें एक वचन की याद दिला देता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बिना राजनीति का तो कोई अर्थ समाजवाद नहीं। सिद्धांत आप है देख हमारा। लीजिए, आपको नहीं बोलिए, बोलिए, पता बोलिए, है। बोलिए। जेपी आंदोलन के नाम पर हजारों लोगों को जेपी पेंशन दे रहे हैं और कांग्रेस की गोद में ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक। देखिए एक बात, दूसरी बात, इसी का जवाब ले लें नहीं, जरा। दूसरी बात बस अंतिम बात कह देता हूं, बाकी फिर आप समय दें कि ना दें कोई पता नहीं। अरे इनको मेरा भी समय थोड़ा दे दीजिए। इनको किस नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने की बात हो रही है? जिस नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा लालू प्रसाद यादव जी ने दी। और अब अगली बैठक जून के बाद कब होगी? अगस्त में। क्यों होगी अगस्त में? क्योंकि जुलाई और अगस्त में नीतीश कुमार जी के पलटने का समय होता है। अच्छा, ठीक है। तो वो कहीं पलट मिश्रा न जी जाए, बोलिए। इसलिए फिर बोलिए लोग मिश्रा जी। शिमला में जाएंगे। भरोसा ही नहीं है इनको अपने नेता पर। मिश्रा जी, मिश्रा जी। सौरभ जी, इन्होंने कुछ दोनों हम की पर अभी बोला है ना, इसलिए जरा इनका देना जवाब देते हैं, समय भी बराबर नहीं, बटे। लेकिन जी। हमसे सवाल किया तो इनसे भी अभी तो पलटू राम कह दिया, पलटने का मुहूर्त बता देखिए, दिया। नीतीश कुमार पिछले 40 सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय के साथ विकास की दर को लेकर के 10 से ऊपर विकास का दर है बिहार का। गांव-गांव जहां रोशनी पहुंची हो, हर गांव सड़कों से जुड़ा हो, 1700 करोड़ का फिर पुल आ बन गया, जाता है। फिर आ गए। देखिए, 29% 1700 महिलाएं जहां करोड़ पुलिस का की पुल 10 नौकरी साल में में हो, बन नहीं महिला रहा है, बढ़ जा रहा सशक्तिकरण है। हुआ हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले उनका कार्यक्रम रहा हो कि बेटी तुम साइकिल चलाओ, स्कूल जाओ, वो कभी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से नहीं पलटे। उन लोगों के साथ समझौता नहीं किया जो देश में 9 साल से अघोषित तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर के चल रहे हैं। नीतीश कुमार उस समय गए, लेकिन समझौता नहीं किया। नहीं, मूल्यों से समझौता नहीं किया नीतीश कुमार ने। अरे उनके साथ बैठ के मुख्यमंत्री बन गए, आप कह रहे समझौता नहीं किया। मूल्यों की बात ये करेंगे। मुख्यमंत्री आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है। समझौता नहीं किया, ना उनको सांप्रदायिकता कभी पसंद था, ना उन्होंने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं पसंद किया। तो उनको कभी अपने सांप्रदायिकता मूल्यों से की नहीं बात किया। पहचान भी नहीं है। समझौता की लेकिन बात जिस पर नहीं। आरोप उसका लगाते हैं उसके साथ ही मुख्यमंत्री कभी बनते वो हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों से नहीं पलटे, पहली बात। दूसरा, जब अघोषित तानाशाही प्रवृत्ति देश में चल रही हो, हर राज्य की सरकार को उखाड़ने की कोशिश चल रही हो, ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा हो, दिल्ली पुलिस सीबीआई का दफ्तर घेर लेती हो रात के 12 बजे, उस देश में आप कह रहे कि लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि चुनाव आयोग फैसला करेगा, सब मिलकर करेगा, और चुनाव आयोग पे दबाव बना एक जवाब दीजिए, उसके बाद जनता के पास आऊंगा। तिथियां बदलने वाली सरकार, तो हम मानेंगे इस चीज को अच्छा, कि ठीक है। एक ही आदमी एक जवाब ले देश को ये कर रहा है। एक जवाब और ले तानाशाह कह रहे के हैं खिलाफ हम आपके साथ भी रहे लोकतांत्रिक अगर तो हमारा खड़ा अपने रहेगा। मूल्यों से समझौता नहीं किया। नहीं किया कभी। ठीक है, बोलिए। इन्होंने कहा मूल्य से और सिद्धांतों से कभी पलटे नहीं, पलटू राम पलटे ही रहे। उन्होंने कभी उसके बारे में कभी सिद्धांतों की चिंता ही नहीं की। अगर वाकई करते तो इतने बार नहीं पलटना पड़ता। हकीकत है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए हर बार किसी न किसी दरवाजे के पास जाते हैं। इस बार भी कोशिश की, बहुत कोशिश की, अब हमने दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए विपक्षी कोशिश नहीं है, बैठक ये पहले दोबारा आपके साथ आना चाह रहे थे। और इन्होंने कंडीशन क्या लगाई भी बता आपको हम बुला रहे हैं। बाबू के रास्ते हो रहा है। इनकी कंडीशन क्या है? वो कोशिश कि हरिवंश बाबू के रामविलास रास्ते हो रहा है। पासवान जी के बेटा को आप बाहर करो, उनको बिल्कुल इग्नोर करो, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के हम- चुनाव आज भी में नहीं, बाहर किया आज भी आ जाते आपके साथ। हाँ, आज भी आ वही कह रहे जाते। हैं। इनके कंडीशन देखिए, मूल्य और सिद्धांत की बात बिहार करते के हैं। चुनाव में नहीं, रामविलास पासवान के बेटे को रामविलास आपने बाहर किया था। नहीं, रामविलास पासवान जी और के चुनाव बेटे को लड़ाया साथ था पीछे से। अरे हमने कहा क्या तो अकेले आप लड़ रहे चुनाव थे। लड़वा रहे थे आपकी उनको पीछे कंडीशन से। ये सब है। नीतीश अरे हमने कुमार को उनका हराने साथ की कोशिश कर रहे दिया, थे हमने आप। कहा भाई इन सही बातों बात का कर रहे कोई हैं, अर्थ नहीं सही है। बात कर रहे हैं तो वो नहीं, हमसे नीतीश कुमार चिपट जी के के चले खिलाफ- जाओ। चलिए, आपके हकीकत बीच है में कोई है अपने सवाल? स्वार्थों के लिए एक बार सेकंड, बार ये सेकंड, पलटू सेकंड, राम थोड़ा पलट आप जाते बोलो हैं। मेरा सवाल कांग्रेस सरकार से है। हाल
हाल ही में देखा गया कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें ला पाएंगी? देखिए, मुझे ये विश्वास है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है और मुद्दों पर एकजुट हो रहा है, सामाजिक न्याय के प्रश्न पर, लोकतंत्र के प्रश्न पर, खासतौर पर जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है जो आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति को बदलेगा, वो नारा है जितनी आबादी उतना हक। हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों को कितना लाभ मिला है, नहीं मिला है। पंकज जी, सवाल का 5%। जवाब। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। जवाब ये है कि इन सारे मुद्दों पर, हवाई में नहीं, इन मुद्दों पर एकजुटता बनेगी विपक्ष की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है 2024 आपकी कितनी सीटें आएंगी ये पूछ रही हैं वो। हमारी इतनी सीटें आएंगी कि सरकार बनने में, देखिए आप ज्योतिषी वाला काम मुझसे मत कराइए। कल आपने तो इतना कहा था, अच्छा, हो ये सकता है हम पता है 250 कि जीत लें, भाजपा जाएगी, हो सकता है हम ये पता है। 235 जीत लें, हो सकता है हम 275 जीत लें, मतलब 200 मिनिमम, मैं कह रहा 200 हूं कि मिनिमम। देखिए संख्या तो मैं 50 ज्योतिषी नहीं क्रॉस हूं। करेंगे, पूछिए मैं इनसे। मैं नहीं, 50 50 आप क्रॉस कर पाएंगे, 50 आप क्रॉस कर पाएंगे, 50 आप क्रॉस कर पाएंगे। भाजपा चली जाएगी, अगर लेकिन इनके गंभीर 50 है कि उसके बारे में नहीं। आप 50 क्रॉस अरे कर भाई, पाएंगे, सुनिए, ये एक मैं छोटी कह सी सकता बात हूं। करते आप अगला 50 अगला सवाल, अगला बोलिए, पूछिए। सर मेरा सवाल विपक्ष से है कि सर आप कहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। सर 370 हटाना अगर लोकतंत्र का कत्ल है तो सर ये सारी जनता सर वो लोकतंत्र का कत्ल करने को सर तैयार है। सर दूसरा सवाल, सर पहले सुन लीजिए। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर राम मंदिर बनाना लोकतंत्र का कत्ल है और वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट देना जो है लोकतंत्र का कत्ल नहीं है। वक्फ बोर्ड जहाँ पे क्लेम कर ले जमीन, वो जमीन उसकी हो जाएगी सर। और सर किसने कहा आपसे? सर किसने कहा? सर आप किसने देख कहा लीजिए आपसे? सर, आप ये कुछ भी हैं बोल सर। देंगे यार, सर यार वक्फ बोर्ड के WhatsApp पास, मत पढ़ा करो। सर वक्फ कहीं भी बोल देगी उसकी जमीन हो हाँ जाए, सर, कुछ भी बोलते हो। वक्फ बोर्ड के पास यार पूरे, आप कुछ भी बोल सर रहे मेरी हो। बात सुनिए ऐसी बात सर, मत जनता बोलो की यार। बात सर, सुन लीजिए आप, बात जनता सुन लीजिए, जनता की बात नहीं जवाब सुनेंगे आप, दीजिए, जीतेंगे है ना? कैसे? बात कर लेते हैं वक्त Student पे हो ना, इसलिए भी। मैं कह वक्त रहा पे हूं। बात कर लेते हैं। सर वक्फ बोर्ड इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है इंडियन आर्मी और एक बड़ा मुश्किल रेलवे के बाद। आप ऐसी और बातें- सर, प्लीज, सर, प्लीज, अभी- ऐसी बातें मत करो। अच्छा नहीं, ठीक है। नहीं, आप इनका मुझसे कहना, अच्छा एक बार हाँ, जरा प्लीज, ये कह रहे हैं 370 इन्होंने खत्म किया, राम मंदिर इनके दौर में बना, अदालत से फैसला आया, ट्रस्ट आज मंदिर को बना रहा है, और ये सब तो गलत है। वक्फ की बात कर रहे हैं कि किसने कहा ये वक्फ सब एक्ट देश गलत? के अंदर एक चले, मिनट, वो एक सही मिनट, है। एक मिनट। वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर चैलेंज करना हो तो किसके सामने चैलेंज किया जाता है बताइए? कोर्ट है, कोर्ट के पास वक्फ बोर्ड। नहीं, एक मिनट। वक्फ बोर्ड के एक सामने मिनट, चैलेंज नहीं, करना पड़ता है। इसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं ना। वक्फ बोर्ड के कितने मुकदमे कोर्ट में हैं? आप जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कहीं भी बोल दे, अरे ऐसा नहीं। दूसरी ऐसे बात, नहीं था। अच्छा, अगर आप मुद्दे को चाहते हैं यहाँ बहस वक्फ बोर्ड पे होनी है तो भैया आप एक सोच इशू लीजिए। उन्होंने नहीं, उठाया है। आप इस तरह के इशू जानबूझ के ला रहे हो ना। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं कि वक्फ बोर्ड कहते हैं ये जमीन मेरी है 370 और राम मंदिर। हाँ, इस पे आप बात कर हाँ, बोलिए। 370 इस देश में सरदार पटेल जी लाए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताली बजा रहे थे संविधान सभा में। क्यों लाए थे? इसलिए कि आजादी के पहले राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय नहीं किया, इसलिए एक रास्ता निकला। पंडित नेहरू ने रास्ता निकाला, सरदार पटेल ने रास्ता निकाला कि कैसे उसे अपने साथ लाना है। उसके लिए उन्होंने एक विशिष्ट उनको दर्जा दिया, और सिर्फ कश्मीर को नहीं, देश के तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनको एक विशिष्ट दर्जा सर, मिला। समय कम है, इसीलिए आपको टोक रहा हूं मैं। आप उनको पूरी बात इनका जानने केवल ये दीजिए। कहना है पूरी 370 बात- राम मंदिर पर ये ये लोकतंत्र साथ दे या नहीं ना है। दे। गलत बात, इनको पूरी बात जानने का हक है सर। सर, हक तो है, ये लेकिन मेरा हक है लोकतंत्र के ब्रेक नाम लेने का, पर मेरे पास टाइम नहीं है। 370 क्या करूं? अरे तो यार आप अगर स्टूडेंट हो भैया, अगर आप जर्नलिज्म के, तो प्लीज थोड़ा पढ़ो। अच्छा, ये ठीक है। सरदार पटेल जबर साहब, देशद्रोही बिल्कुल थे समय क्या? नहीं है मेरे पास। जबर सरदार साहब, पटेल सवाल- देशद्रोही थे। इनका जो सरदार सवाल था, पटेल देशद्रोही थे, उन्होंने इनका- बनाए 370। ये आपके ये इन दो आप कुछ भी बोलते चीजों हो। से मुतमईन है, उनको लगता है कि इस पर नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए, लेकिन क्या ये भर काफी है? इस बार 2024 में तीसरी बार मैंडेट लाने के लिए कुछ नया, कुछ अलग क्या सोचना पड़ेगा? अभी एक साल से कम बाकी है। देखिए सौरभ जी, जिस तरह से हमने जन सेवा की है, गरीबों को मजबूत बनाने का काम किया है, 10 देश से को ज्यादा बार देश को सिलेंडर का देश दाम बढ़ को गया देश इस को देश आगे में, बढ़ाने का और काम सेवा किया की है, है। और 10 से ज्यादा जनता बार के 100 रुपए का आवाज को उठाया है, राशन जनता को सेवा मजबूत की है। बनाया है, 18 जनता का करोड़ विश्वास रोजगार जीता है। दे दिया इन लोग 9 साल विश्वास में, हारे कह हुए रहे लोग सेवा कर रहे हैं। हैं, इसलिए 20,000 करोड़ अरे एक बार अडानी के घोटाले में चला गया, कह रहे काफी ज्यादा सेवा कर रहे समय हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। सेवा पे अरे तो सुन खूब ताली लीजिए, बजाइए। अरे सुन लीजिए ना, आपको जनता का विश्वास आप खो चुके, बार बार इलेक्शन में जाते हैं, आपको किसी का सहारा चाहिए, अभी हार सहारा गए, चाहिए, हार सहारा गए, के हार बिना पे जीत नहीं आपने दावे सकते। सुने, एक विपक्ष सवाल समझता है, है, एक इस बार सवाल है। विपक्ष एक हुआ और नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। और आप बीजेपी के दावे सुन रहे हैं, कल भी आपने देखा, इस बार भी 300 पार। वक्त है, अभी देखते हैं कौन सी पार्टी कहां पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज स्टूडियो में आने के लिए, और आप सबका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर ऐसे ही जनता और सीधे नेताओं के पीछे के सवाल जवाब। जरूर जुड़िएगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।